IELTS रीडिंग में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम एंड दे आर स्टक एट 3.5 और बैंड 4. सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो मैं आपको खाली 3 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ. आप नोटिस करना, बस यही 3 टिप्स आपने फॉलो करनी है और आप इजीली IELTS रीडिंग एग्जाम में अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर, अपनी रिक्वायरमेंट मीट कर लोगे फॉर श्योर, एंड दैट टू विद इन अनदर 10 days. बस आपने इतना ध्यान रखना है कि फॉर द नेक्स्ट 10 days एवरी सिंगल डे 2 रीडिंग टेस्ट आपने जरूर करने हैं, 1 in the morning and 1 in the evening और just before sleeping. But make it a point, जितने भी टेस्ट आप प्रैक्टिस करते हो, आफ्टर अटेम्प्टिंग 1 टेस्ट यू हैव टू फोकस ऑन दी एनालिसिस. आपने चेक करना है कि वाई योर आंसर्स वर रॉन्ग. सो इवेल्युएट करो अपनी आंसर शीट को और देखो कि कहाँ गलती हो रही है और क्यों गलती हो रही है. दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन गेटिंग योर डिजायर्ड बैंड स्कोर्स. सो अगर फर्स्ट टेस्ट करना है, उसके बाद पहले इवेल्युएट करना है, देखना है कि कौन से आंसर्स रॉन्ग है और चेक करना है कि ये रॉन्ग क्यों हुए, so that you do not commit the same mistakes in the next reading test. You just have 10 days and in 10 days आपको बैंड 5 से बैंड 7 पे जाना है और बैंड 4 से बैंड 6 पे जाना है या फिर बैंड 7 से बैंड 9 पे जाना है. For all 3 categories of learners, these 3 tips are going to be sufficient. So watch the video until the end और ये वीडियो देखने के बाद ये सेम 3 strategies ध्यान से फॉलो करो और मुझे ज़रूर कल 2 टेस्ट प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि आपको ये हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है. सो फर्स्ट टिप की अगर हम बात करें, सो मेजर प्रॉब्लम जो रीडिंग मॉड्यूल में है ना, दैट इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. मोस्ट ऑफ द लर्नर्स को ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, येस नो नॉट गिवन में प्रॉब्लम आती है और जब नॉट गिवन होता है ना आंसर, उन्हें पता ही नहीं चलता कि नॉट गिवन है तो क्यों है ना, या फॉल्स होता है, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. और इसके पीछे रीजन है बिकॉज कहीं ना कहीं पे उनकी रीडिंग की जो इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, जो है इंग्लिश लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो वीक है. सो दे नीड टू वर्क ऑन दैट. बट वो मैं सेकेंड टिप में अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे इंप्रूव करना है. यहाँ पे मैं पहले बताती हूँ कि कैसे समझो कि कोई आंसर ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ अ पर्टिकुलर आंसर इज ट्रू, जो स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन में वही सेम स्टेटमेंट आपको पैसेज में भी मिलेगी, एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट बट द रिफ्रेज्ड वर्जन ऑफ द सेम स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट वहां पे है उसी को ही रिफ्रेज करा होगा, उसी के ही सिनोनिम्स यूज करे होंगे और वही सिनोनिम्स उसे ही रिफ्रेज करके आपके काम आएगी. ठीक है. नाउ कमिंग टू द फॉल्स वन. अगर फॉल्स है कोई आंसर तो वो फॉल्स क्यों है? आपको जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो सेम थिंग नहीं मिल रही पैसेज में, बट उसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कुछ मिल रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला है कि दिस पर्टिकुलर वॉर हैपेंड इन चाइना इन द ईयर 1975. ये क्वेश्चन है आपका. ठीक है. कोई भी वॉर अगर उन्होंने बताई है, ठीक है, द चाइना वॉर विद ब्रिटिशर्स और कुछ भी, कोई वॉर हैपेंड इन 1971 इन चाइना, बट जब आप पैसेज में देख रहे हो तो वहां पे लिखा हुआ है दैट द सेम वॉर, दिस पर्टिकुलर वॉर हैपेंड इन वियतनाम इन 1971. सब कुछ सेम है पर आपने देखा कि कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, चाइना की जगह पे वियतनाम आ गया, तो समझ जाना कि आंसर फॉल्स है. आई बिलीव इतना अच्छे से मैंने ये एग्जांपल दिया ना, आप कंफ्यूज नहीं होंगे. वही सेम बात बोली है, बस वहां पे कोई एक पर्टिकुलर थिंग को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो ईयर चेंज कर दिया है या फिर प्लेस का नेम चेंज कर दिया है, तो आप समझ जाना, या फिर वॉर का नेम चेंज कर दिया है, बाकी दोनों चीजें सेम है, तो वो हो गया फॉल्स. बट यही आंसर नॉट गिवन कब होगा? जब वहां पे उस पर्टिकुलर वॉर की कोई बात ही नहीं हुई है, जो मेन नाउन है जिसके बारे में बात हो रही है क्वेश्चन में. ठीक है. सपोज सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पोटैटोज बहुत ज़्यादा कंज्यूम हुए थे, तो उन्होंने कहीं पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात ही नहीं करी है, तो आप समझ जाना कि नॉट गिवन है आंसर, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहीं बात नहीं हुई है, पोटैटोज की कहीं पे बात नहीं हुई है, तो डैट मीन्स द आंसर इज नॉट गिवन. इस तरीके से हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ट्रैक करते हैं. फॉल्स मीन्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, 1971 की जगह 1975 में हुआ, या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जगह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हुई, या फिर चाइना की जगह वियतनाम आया.
ट्रू इज कि सेम है सब कुछ, बस पैराफ्रेज कर दिया। एंड नॉट गिवन इज ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करी, ना चाइना के बारे में बात करी, ना 1971 के बारे में बात करी, तो हो गया वो नॉट गिवन। अब देखो जिस तरीके से मैं ये समझा रही हूँ ना, इन द सिमिलर मैनर वी एक्सप्लेन द सेम इन आर क्लासेज एज वेल। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं दोज हु आर नॉट एबल टू गेट देयर डिजायर्ड बैंड स्कोर्स इन 1 or 2 मॉड्यूल्स, दे आर स्टक at 5 band, 5.5, 4.5. So I would suggest कि you should go for one-on-one classes. One-on-one classes आप लेते हो तो उसमें आपको यही सारी चीज़ें जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, यही सारी चीज़ें one-on-one मिलेंगी और हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी। जिन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो आपका वीक एरिया, उन्हीं वीक एरियाज पे हम वर्क करेंगे एंड उससे आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है एंड यू कैन ईजिली गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर्स इन जस्ट 15 days or 20 days depending upon your level that we need to assess. And for the assessment आप contact कर सकते हो, आपको WhatsApp नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, उस नंबर पे भी you can contact us. नाउ कमिंग टू द सेकेंड टिप। फर्स्ट टिप तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन मैंने अपनी तरफ से पूरी शिद्दत लगा दी है ना, कोशिश करी कि आपको अच्छी तरह समझा दूं। अब सेकेंड थिंग पे आते हैं, डैट इज अंडरस्टैंडिंग। देखो अगर अंडरस्टैंडिंग ही वीक है, इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं समझ आ रही, आपको कुछ कॉमन वर्ड्स ही नहीं समझ आ रहे हैं, ग्रामर ही अच्छी तरह नहीं समझ आ रही, तो आप कैसे कर लोगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। सो यू नीड टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड फॉर द सेम आपने क्या करना है, एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग 1 लॉन्ग पैसेज ले लो। कैम्ब्रिज बुक नंबर 1 to 7 वाली बुक्स ले लो, उसमें बहुत सारे पैसेजेस हैं, ठीक है। एवरी टेस्ट हैज 3 पैसेजेस, एवरी बुक हैज 4 टेस्ट्स, सो 12 पैसेजेस इन एवरी बुक। सो आप वही 5-6 बुक्स ले लो और रोज रात को 1 लॉन्ग पैसेज पढ़ो इन जस्ट 15 मिनट्स और हर एक चीज उस पैसेज की ध्यान से समझो। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, अंडरलाइन इट एंड राइट द मीनिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ यू डू नॉट हैव द डिक्शनरी हैंडी, बिकॉज 15 मिनट्स के टाइम पे आपने नहीं करना ना ये चीज, तब आप सोचो कि क्या होगा, गेस द वर्ड, ठीक है, मेक एन एजुकेटेड गेस सो डैट आपको वो समझ आए, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। और आफ्टर 15 मिनट्स जब आपका रीडिंग पैसेज पूरा हो गया, यू हैव ऑलरेडी अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स, बाद में उनके मीनिंग्स चेक करो और देखो कि आपको क्या समझ आया था और वो एक्चुअल मीनिंग है क्या, ठीक है। Now coming to the third part, and the third tip here is always look out for paraphrased version. कोई भी question हो, be it true false not given, fill in the blanks, short question answers, matchups, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, बस इतना ध्यान ज़रूर देना कि हर एक क्वेश्चन में जो मेजर कीवर्ड्स हैं उसके सिनोनिम्स, उसका पैराफ्रेज्ड वर्जन, उसका रीफ्रेज्ड वर्जन पैसेज में यूज हुआ है। सो यू नीड टू लुक आउट फॉर द सिनोनिम्स, यू नीड टू लुक आउट फॉर द पैराफ्रेज्ड वर्जन, यू नीड टू लुक आउट फॉर द रीफ्रेज्ड वर्जन। This is going to help you a lot in getting your desired band scores. Thank you so much for joining me today, and I'm going to see you in another video of mine on your weak area. So do let me know which particular topic do you want me to shoot a video on. Comment section में बताना, मैं ज़रूर उस topic के ऊपर video बनाऊंगी next. Thank you so much. Bye bye and सत श्री अकाल.